हाँ जी, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन विशेष क्लास में स्पेशल सेशन में अपन देखने वाले हैं प्रेरणिक प्रभाव के एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग। अपन ने पढ़ तो लिया कि कार्बन चेन के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का परमाणु या समूह जो कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त यानी जनता का या तो नेताजी की तरफ दौड़ना या जनता का नेताजी की तरफ से दूर दौड़ जाना, यानी नेताजी से दूर भागना या नेताजी की तरफ भागना, वो तो था प्रेरणिक प्रभाव यानी कार्बन चेन के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का। तो पहले देखो प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, यानी अब पढ़ तो लिया, परिभाषा देख ली, किनका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होगा और किनका ऋणात्मक होगा वो देख लिया। लेकिन काम में कैसे लेना है, कहाँ काम में आएगा, क्या काम में आएगा, वो महत्वपूर्ण चीज़ है। उनको कहते हैं अनुप्रयोग। किसी चीज़ का सिद्धांत पढ़ लिया, उसको काम में कैसे लेना है वो कहलाता है उसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, ये था अपना प्रेरणिक प्रभाव। ये कार्बन चेन थी और ये नेताजी थे। ठीक, कार्बन चेन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन या तो नेताजी की तरफ या नेताजी से दूर भाग रहे हैं। कार्बन चेन के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का किसी परमाणु या समूह की उपस्थिति में समूह की ओर या समूह से दूर की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। अब ये इतनी बात हो गई। यदि इसकी तरफ जा रहे हैं तो माइनस आई, इससे दूर जा रहे हैं तो प्लस आई, खींच रहे हैं तो माइनस और दूर जा रहे हैं तो प्लस आई। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि ये क्या क्या प्रभाव कहाँ कहाँ डालता है। तो पहला एप्लीकेशन है इसका, ये तो कौन सा था अपना माइनस आई और ये कौन सा था प्लस आई। पहला एप्लीकेशन देखते हैं अपन मध्यवर्तियों का स्थायित्व। यानी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट आपको पता है हर चीज़ में बीच में ज़्यादातर दलाल होते हैं, वो होते हैं बिचौलिए, और बिचौलिए को कहते हैं इंटरमीडिएट। यानी जो बीच के अंदर बनता है, इधर से भी संपर्क रखता है और उधर से भी, फर्स्ट पार्टी से भी और सेकंड से भी, दोनों के बीच में जो है वो संबंध स्थापित करने का काम करता है, वो कहलाता है इंटरमीडिएट। जैसे आपने वो एक बोफोर्स घोटाले में ओताचियो क्वात्रोची था, वो मीडिएटर था, बीच में सौदा करवाने में था। तो वो होते हैं इंटरमीडिएट्स जो बीच के अंदर बनते हैं, क्रियाकारक और उत्पाद। क्रियाकारक कहते हैं रिएक्टेंट्स को, किसको, और उत्पाद प्रोडक्ट्स को। इनके बीच में जो बनता है दोनों के, वो होता है इंटरमीडिएट। अब उनके स्थायित्व को ये प्रभावित करता है, कौन, प्रेरणिक प्रभाव। हालांकि ये तो इससे लेना देना नहीं है। तो ये तो बात हुई मध्यवर्ती कौन होते हैं। तो मध्यवर्तियों का स्थायित्व प्रभावित करता है कौन, प्रेरणिक प्रभाव, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट देखो कौन कौन से हो सकते हैं। मध्यवर्ती जो होते हैं वो तो हो गए क्रियाकारक या उत्पाद के बीच वाली स्थिति। इंटरमीडिएट होंगे कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है,
positive charge. If carbon bearing positive charge, then intermediates are known as carbocation. फिर है कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। और कार्ब एनायन कौन होते हैं? जिनमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इफ कार्बन बियरिंग ए नेगेटिव चार्ज, देन इंटरमीडिएट इज नोन एज कार्ब एनाइन। इनको ही देखेंगे महत्वपूर्ण रूप से, लेकिन और भी मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? इसके अलावा मुक्त मूलक भी क्या होते हैं? मध्यवर्ती होते हैं, यानी ये बीच वाली पोजीशन के हैं। इनका स्थायित्व तो मध्यवर्तियों का बहुत ही कम होता है। इनको कहते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन पर एक डॉट इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन पर मौजूद हो, या किसी अन्य परमाणु पे भी हो सकता है, कार्बन पे हो सकता है, या जैसे क्लोरीन पे हो सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ तो कार्ब शब्द प्रयुक्त हो रहा है, मुक्त मूलक के अंदर कार्ब शब्द अपन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कार्बन या किसी अन्य परमाणु पर यदि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन जिसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं, वो उपस्थित है तो वो मुक्त मूलक कहलाता है। इसके अलावा भी और भी इंटरमीडिएट होते हैं। इसके अलावा होती है कार्बीन। इसके अलावा एक होती है नाइट्रीन। इनकी भी चर्चाएं जो है वो अपन करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है। ये उच्च क्लासों के अंदर चलती है, हालांकि 12वीं के अंदर भी अपने चलेगी, लेकिन फिलहाल जो है अपन कार्बोकेटाइन और कार्ब एनाइन के स्थायित्व की बात करेंगे कि उनके स्थायित्व को प्राणिक प्रभाव कैसे प्रभावित करता है। तो अपने एक तो हो गया कार्बोकेटाइन जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, एक हो गया कार्ब एनाइन जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, तीसरे मध्यवर्ती हो गए वो मुक्त मूलक, कार्बन पे या किसी अन्य परमाणु पर यदि डॉट इलेक्ट्रॉन है तो वो कहलाते हैं फ्री रेडिकल, यानी एक इलेक्ट्रॉन। फिर है कार्बीन और फिर है नाइट्रीन। तो ये अपने मध्यवर्ती हैं। अब मध्यवर्ती इसलिए हैं क्योंकि इनके पास या तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जिनका 8 से, या तो जिनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो या 8 से कम हो, तो उनका स्थायित्व है, यानी अष्टक उनका पूरा नहीं हो तो उनका स्थायित्व होता है कम। इसलिए ये मध्यवर्ती हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रयास करेंगे या इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रयास करेंगे। और आवेशित स्पीशीज की तुलना में अनावेशित स्पीशीज ज़्यादा स्थायी होती है। ये बात अपने को गांठ बांध लेनी है। अनावेशित स्पीशीज आवेशित स्पीशीज से आवेशित स्पीशीज से क्या होती है? ये स्थायित्व है, स्थायित्व का बढ़ता क्रम। अनावेशित स्पीशीज जिसके ऊपर प्लस माइनस या कोई और आवेश नहीं है वो तो होती है अनावेशित। और आवेशित वो जिस पर जैसे कार्बन पर प्लस है, इस पे माइनस है, वो है आवेशित स्पीशीज। तो अनावेशित स्पीशीज जो है वो क्या होती है? ज़्यादा स्थायी होती है आवेशित स्पीशीज की तुलना में। क्यों? क्योंकि इसके पास या तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या कम होंगे। इसके पास न ज़्यादा होंगे न कम होंगे, बराबर के होंगे। यानी ज़्यादा पैसे हैं जिसके पास, उसको भी उनको ठिकाने लगाने की टेंशन है। जिसके पास कम है वो सोचता है कि कल का जुगाड़ कैसे होगा, और जिसके पास ठीक ठाक हिसाब किताब है वो अपना संतुष्ट रहता है। तो अनावेशित स्पीशीज जो है वो आवेशित स्पीशीज से ज़्यादा स्थायी होती है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। अब देखो, ये तो बात हो गई मध्यवर्तियों की, और अब देखते हैं कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व। कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स।
ठीक। मुक्त मूलक ये अपने को ध्यान में रखने हैं। कार्बोकेटाइन होगा स्थायित्व। अब कार्बोकेटाइन जो है वो अपन देखते हैं, एक होते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, पीछे पढ़ के आ रहे हैं। एक होते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक होते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और एक होते हैं मेथिल कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइंस होते हैं। अब 3 डिग्री इसलिए है कि जिस कार्बन पर प्लस चार्ज मौजूद है उससे 3 कार्बन 1 2 3 जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री। यदि जिस पर पॉजिटिव है उससे 2 जुड़ रहे हैं तो 2 डिग्री। जिस पर पॉजिटिव है उससे एक ही कार्बन जुड़ रहा है तो 1 डिग्री, और इससे कुछ नहीं जुड़ रहा तो ये कहलाता है मेथिल कार्बोकेटाइन। ठीक, ये कार्बोकेटाइन। अब इनमें सबसे ज़्यादा स्थायित्व किसका है? तो यहाँ जो आप एल्किल समूह देख रहे हो मेथिल, उनका लगता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा प्रेरणिक प्रभाव? धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, यानी प्लस आई। अब पॉजिटिव चार्ज इस पर आया है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ रसायन के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर जो है जिनके पास प्लस होता है वो नुकसान में, और जिनके पास माइनस में होता है वो फायदे में। माइनस वाले के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। फायदे नुकसान यहाँ इलेक्ट्रॉनों से देखते हैं, तो जिसके पास प्लस लगा हुआ है उसको नुकसान हुआ है, और जिसके पास माइनस है उसको फायदा हुआ है। दैनिक जीवन में उल्टा होता है। अरे अब की बार माइनस में गए, तो माइनस में जाने का मतलब नुकसान हुआ है, और अब की बार प्लस में आ गए इसका मतलब फायदा हुआ है। दैनिक जीवन से ये उल्टा चलता है रसायन, यानी यहाँ प्लस का मतलब नुकसान, माइनस का मतलब फायदा है। तो इन तीनों मेथिल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है। अब इसका नुकसान हुआ है क्योंकि इसके पास से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसका स्थायित्व तब बढ़ेगा जब इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए या इलेक्ट्रॉन देने का आश्वासन मिल जाए, तो स्थायित्व बढ़ गया, तो नुकसान जो है उसकी भरपाई हो जाएगी। तो इसको आश्वासन देने वाले 3 हैं, यानी ये एक परिवार के सदस्य हैं क्योंकि इस कार्बन से जुड़ रहे हैं। ये 3 बेटे हैं, मान लीजिए ये इनके पिताजी हैं कार्बन पॉजिटिव। पिताजी को नुकसान हुआ धंधे में, उनसे 3 बेटे जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों बेटे क्या कह रहे हैं? पिताजी चिंता मत करो, हम और पैसे अपने को धंधे में आपको दे देंगे। तो ये तीनों आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन देने वाले सदस्यों की संख्या 3। तो पिताजी का स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा कि बेटे पैसे दे देंगे, क्योंकि 3 बेटे हैं पैसे देने वाले, तो इसका स्थायित्व है सबसे ज़्यादा। फिर इसके अंदर जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उससे जुड़े हुए हैं कितने? 2 मेथिल समूह, दोनों का है तो प्लस आई प्रभावी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव जो अपन पीछे देख चुके हैं। लेकिन आश्वासन देने वाले, इनके पिताजी को नुकसान हुआ, इनके बेटे रह गए 2 ही, तो आश्वासन देने वाले कितने रह गए? 2। तो स्थायित्व इसका ज़्यादा बढ़ेगा, इसका कम रहेगा, क्योंकि यहाँ आश्वासन देने वाले जो हैं वो 2 रह गए। फिर इसके अंदर इसका भी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है, तो ये भी स्थायित्व बढ़ाएगा, लेकिन एक ही है। इसके पिताजी जो हैं कार्बन पॉजिटिव, इनके एक ही बेटा है, तो स्थायित्व है ये भी बढ़ाएगा कि चिंता मत करो, मैं दे दूंगा, लेकिन आश्वासन कम मिलेगा, क्योंकि वो 3 जितनी सहायता कर पाएंगे उतनी एक ये नहीं कर पाएगा। तो ये इन 2 से कम, 3 डिग्री और 2 डिग्री से 1 डिग्री कम स्थायित्व है। और लास्ट के अंदर बचता है मेथिल। अब मेथिल के अंदर कार्बन पॉजिटिव तो है, लेकिन कार्बन से कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो आश्वासन देने वाला कोई है ही नहीं, आगे पीछे कोई नहीं है, तो इसको नुकसान हुआ, तो ये कोई ढांढस बंधाने वाला नहीं है कि हम तेरे नुकसान की भरपाई कर देंगे, तो इसका स्थायित्व सबसे कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्थायित्व है। क्यों? क्योंकि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाले एल्किल समूह है, इसमें सबसे
ज़्यादा होंगे। फिर 2 डिग्री, क्यों? क्योंकि इसमें 2 एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, आश्वासन देने वाले जितने ज़्यादा स्थायित्व उतना ही ज़्यादा, 1 2 3 आश्वासन वाले, फिर 2, फिर 1 और फिर मेथिल कार्बोकेटाइन। तो ये हो जाएगा कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व का बढ़ता क्रम के स्थायित्व का बढ़ता क्रम, यानी प्लस आई प्रभाव बढ़ने के साथ कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैं यूं लिख सकता हूं, कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व यदि प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, ये तो कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व की बात हुई। आगे बढ़ते हैं अपन। यदि कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व प्रेरणिक धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव या प्लस आई या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के साथ बढ़ता है तो कार्ब एनाइनों का स्थायित्व घटेगा। कार्ब एनाइनों का स्थायित्व घटेगा, उल्टा चलेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन नुकसान वाले हैं, कार्ब एनाइन, और ये अपन बात कर चुके हैं पीछे ही। अब देखो कार्ब एनाइन देख लेते हैं। कार्ब एनाइनों का स्थायित्व है। अब कार्ब एनाइन जिनमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो कहलाते हैं कार्ब एनाइन। तो कार्बोकेटाइन की तरह ही कार्ब एनाइन भी लिख लो, वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होंगे, सेम वैसे के वैसे ही। अब इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन पहले से ही क्या है? ज़्यादा है, और पहले से ही ज़्यादा है यानी एक गरीब किसान के 3 बेटे हैं। किसान के पास पहले से ही अच्छे पैसे हैं और तीनों बेटे जो है वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है। तो किसान के पास पहले से ही पैसे अच्छे थे, ठीक, यानी माइनस चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। 3 बेटे जो हैं वो अच्छी सर्विस करते हैं तो उनके पास भी पैसे आ रहे हैं। वो अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी हम आपको पैसे और दे देते हैं। तो पिताजी, किसान पिताजी उन पैसों को कहाँ ठिकाने लगाए, क्या करें उनका? तो वो रख लेते हैं अलमारी के अंदर। तो उनकी चिंता बनी रहती है कि कहीं चोर न ले जाए, कहीं डाका न गिर जाए। तो स्थायित्व क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी नेगेटिव चार्ज है जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसको यदि और देने वाले मिल रहे हैं तो स्थायित्व घटता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज है, और ये 3 समूह और जुड़ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की कह रहे हैं कि हम और दे देंगे, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? और बढ़ेगा। और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा मतलब स्थायित्व क्या हो रहा है? आवेश बढ़ेगा, और आवेश बढ़ने के साथ स्थायित्व घटता है। फिर आ जाते हैं इसके अंदर आश्वासन देने वाले। इस किसान के 2 बेटे हैं, 2 सर्विस करते हैं, उसके 3 कर रहे थे तो देने वाले ज़्यादा थे, इसमें सर्विस 2 कर रहे हैं तो देने वाले कम हो गए, और देने वाले कम हो गए तो स्थायित्व थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज जितना रहेगा उसकी तुलना में इसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देने वाले समूह की संख्या 3 थी, 3 ज़्यादा देंगे, 2 कम देंगे, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ भी बढ़ेगा लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा
जितना 3 डिग्री में, 2 डिग्री में और कम हो जाएगा। फिर 1 डिग्री के अंदर प्लस आई प्रभाव वाले समूह है, यानी देने वाला एक ही है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो सही, लेकिन 3 डिग्री 2 डिग्री की तुलना में कम बढ़ेगा। और इसके अंदर देने वाला कोई नहीं है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो जितना नेगेटिव है उतना ही रहेगा। तो 3 देने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। 2 देने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम बढ़ेगा। 1 देने वाला है, उससे भी कम बढ़ेगा। और इस पे बिल्कुल ही जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि इसको देने वाला तो कोई है ही नहीं, तो जितने इसके पास हैं खुद के उतने ही रहेंगे। तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जो भी हो, या नेगेटिव बढ़ रहा है इसमें सबसे ज़्यादा, फिर इसमें और सबसे कम नेगेटिव चार्ज रहेगा इसमें। तो नेगेटिव सबसे ज़्यादा जिसमें, उसका स्थायित्व है सबसे कम। तो 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये मेथिल कार्ब एनाइन। सबसे ज़्यादा स्थायी होगा मेथिल, देने वाला कोई नहीं है इसलिए। फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम स्थायी होगा 3 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि कार्ब एनाइनों का स्थायित्व है, कार्ब एनाइनों का स्थायित्व है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्लस आई इफेक्ट के, यानी प्लस आई प्रभाव बढ़ने के साथ कार्ब एनाइनों का स्थायित्व क्या होगा, कार्ब एनाइनों का स्थायित्व घटेगा। जितना ज़्यादा प्लस आई स्थायित्व उतना ही कम। इसमें बिल्कुल नहीं है प्लस आई, इसमें 1 का प्लस आई है, इसमें 2 का प्लस आई, और इसमें 3 का प्लस आई। जितना ज़्यादा प्लस आई स्थायित्व उतना ही कम। तो सबसे कम स्थायी ये, सबसे ज़्यादा स्थायी कार्ब एनाइन ये हो जाएगा। ये तो हुई कार्ब कैटायन और कार्ब एनाइन के स्थायित्व की बात। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब मान लो अपने पास अलग विद्युत ऋणताओं वाले परमाणु जुड़े हुए हैं। जैसे अपने पास एक कार्बोकेटाइन है CH3CH2+, एक अपने पास है CH2 डबल बॉन्ड CH+, और एक कार्बोकेटाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड C+। ये 3 टाइप के कार्बोकेटाइन। इनमें पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन जो है, उसके पास वाला कार्बन, पॉजिटिव वाले के पास वाले कार्बन की संकरण अवस्था अलग अलग है। इसकी sp3 है, क्यों? क्योंकि इसमें सिग्मा बंधु की संख्या कितनी है, 4। 3 तो हाइड्रोजन वाला, एक कार्बन कार्बन के बीच वाला। इसके अंदर सिग्मा बंधु की संख्या 2 तो हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन कार्बन के बीच वाला। तो सिग्मा बंधु की संख्या 4 हो तो sp3 संकरण, 3 हो तो sp2 संकरण, और 2 है तो एक हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा कार्बन कार्बन के, ये 2 पाई हैं, तो ये sp। ठीक। अब sp3 की विद्युत ऋणता सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा होती है sp2 की, फिर होती है sp। यह है विद्युत ऋणताओं का बढ़ता क्रम। तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इस कार्बन की, कौन से वाले की, इसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी उससे कम होगी, और इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इसकी ज़्यादा होगी, लेने की कम होगी। तो कार्बोकेटाइन को तो स्थायित्व वो बढ़ाएगा जो देने वाला होगा। तो ये तो है प्लस आई इफेक्ट वाला। फिर इनका लगने लग जाता है माइनस आई। तो माइनस आई वाले क्या करते हैं, ये sp2 संकरित कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को इधर खींचेगा अपनी तरफ, और माइनस आई यदि अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि विद्युत ऋणता बढ़ रही है, ये भी खींचेगा, ये भी खींचने की संभावना यदि तुलना करें तो सबसे ज़्यादा खींचने की संभावना है इसकी। क्यों? क्योंकि sp संकरण की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रतिशत s लक्षण सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये नाभिक के सबसे पास में होता है। sp के अंदर यानी 100% के अंदर 2 हैं, एक s और एक p, तो 50% तो हो गया s और 50 ही हो गया p। s लक्षण क्या होंगे, 50%। इसके अंदर टोटल 3 है, 3 में से एक s और 2 p है, तो 33% हो जाएंगे, 33 33 33, और इसमें टोटल 4 में एक s है तो 25% हो गए। 100 में 4 का भाग दे दो 25,
उसमें एक हिस्सा किसका है, एस का, 3 हिस्से पी के, तो ये हो गया प्रतिशत एस लक्षण। अब प्रतिशत एस लक्षण बढ़ने के साथ विद्युत ऋणता बढ़ती है, तो 50%, 33% और 25%। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता होगी इस कार्बन की, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो पहले से ही भिखारी है, तो नुकसान तो पहले से ही हुआ है, और कितना होगा, और खींचने वाले और आ रहे हैं, खींचने वाले समूह जुड़े हैं, पहले से ही नुकसान है, और खींचने वाले समूह और जुड़े हुए हैं, तो और नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो स्थायित्व घटेगा। एक बार क्या हुआ कि सेठ जी जो है किराने की दुकान चलाते थे, और दुकान में किसी कारणवश आग लग गई, तो जो चने रखे हुए थे तो वो क्या हो गए, उनका भूंगड़े जो अपन बाज़ार से लाते हैं वो बन गए। तो लोग बाग जाके पूछने लगे सेठ जी कितना नुकसान हुआ, तो वो क्या करते हैं, जो चने भूंगड़े बन गए आग से वो उठाते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। सेठ जी को पूछते हैं कितना नुकसान हुआ सेठ जी, सेठ जी बोलते हैं नुकसान हुआ ही नहीं, यानी नुकसान हुए ही वो नहीं, हाल तो हुए ही जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि भूंगड़े जो बन गए उनको भी क्या कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जो हैं वो बढ़ रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जो है वो बढ़ रहे हैं तो स्थायित्व कार्बोकेटाइनों का घटेगा। तो इसका -I यानी sp संकरण की खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा, तो कार्बोकेटाइन का स्थायित्व सबसे कम। फिर sp2 की खींचने की क्षमता इसकी तुलना में, sp की तुलना में थोड़ी कम, स्थायित्व थोड़ा ज़्यादा। और sp3 की इलेक्ट्रॉनों खींचने की क्षमता कम और देने की ज़्यादा होती है, तो इसका कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व इस कार्बोकेटाइन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा स्थायी, ये उससे कम, और ये सबसे कम। क्यों, क्योंकि विद्युत ऋणता या प्रतिशत एस लक्षण बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ती है, यानी -I प्रभाव बढ़ता है। और वो -I प्रभाव यदि बढ़ता है किसी समूह का, तो कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व को वो घटाता है। तो ये तो हो गया कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व। ये एल्काइनों का कार्बोकेटाइन, एल्कीनों का, और ये अपना एथिल कार्बोकेटाइन। तो ये तो बात हुई कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व की। और कार्बोकेटाइनों का ये स्थायित्व जो है वो विद्युत ऋणताओं पर निर्भर करता है, प्रतिशत एस लक्षण पर निर्भर करता है। यानी प्रतिशत एस लक्षण या विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ कार्बोकेटाइन का स्थायित्व घटता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व घटता है। तो ये हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। ठीक, एक तो नियम यहाँ से ये निकल के आ गया, यदि विद्युत ऋणता बढ़ती है इसकी सबसे ज़्यादा, स्थायित्व सबसे कम है, तो कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व घटता है। और दूसरा है प्रतिशत एस लक्षण, प्रतिशत एस लक्षण। अब वो संकरण से ज्ञात कर सकते हैं कि S और P के अंदर 2 हैं, एक S और एक P कक्षक। कितने हैं, 2, 100 में भाग दो 2 का 50, तो आता तो 50 तो S हो गया और 50 ही P हो गया। तो प्रतिशत S लक्षण बढ़ने के साथ कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व क्या हो रहा है, प्रतिशत एस लक्षण 25 थे, 33, 50, इसका स्थायित्व सबसे कम है और उसका सबसे ज़्यादा है। तो प्रतिशत एस लक्षण बढ़ने के साथ कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व क्या होता है, घटता है। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है। ये 2 नियम निकल के आ गए। ठीक, अब यही कार्बो एनाइनों के लिए बात कर लेते हैं। कार्ब एनाइनों के लिए ये कि यही कार्ब एनाइन बना लेते हैं। एक कार्ब एनाइन हो जाएगा CH3CH2 माइनस, एक कार्ब एनाइन हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, और एक कार्ब एनाइन हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। वही इसके अंदर संकरण है Sp, इसके अंदर है Sp2 और इसके अंदर है Sp3।
ठीक। नेगेटिव चार्ज पहले से ही क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यदि और देने वाला मिल जाएगा तो नेगेटिव बढ़ेगा और स्थायित्व घट जाएगा। अब ये एल्किल समूह है, मेथिल है, और मेथिल का कौन सा प्रभाव लगता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, स्थायित्व क्या होगा, घटेगा। अब या यूं कह लें कि sp संकरित कार्बन है और sp संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता sp2 से और sp3 से ज़्यादा होती है, यानी sp फिर sp2 और फिर sp3, ये विद्युत ऋणताओं का बढ़ता क्रम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये sp संकरित कार्बन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, इसका लगेगा -I प्रभाव, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन घटेंगे, क्योंकि ये कार्बन खींचने में लग रहा है इधर से, तो इसका नेगेटिव चार्ज कम होगा। यानी अपने भंडार से कोई चीज़ निकाल के ले जा रहा है तो भंडार में कमी आएगा तो स्थायित्व इसका बढ़ेगा। तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज घटेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होगी तो स्थायित्व इसका ज़्यादा होगा। फिर ये भी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, क्योंकि sp2 संकरित कार्बन है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता इसकी भी होगी लेकिन sp की तुलना में कम होगी, तो ये इलेक्ट्रॉनों को यानी माइनस चार्ज को कम करेगा तो इसका भी स्थायित्व होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। और यहाँ ये खींचने की क्षमता नहीं रख करके देने की क्षमता रखता है, तो ये देने का यानी +I प्रभाव इसका होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको और देगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और स्थायित्व घटेगा। यानी कार्ब एनाइनों का स्थायित्व हो जाएगा ये सबसे ज़्यादा, फिर ये और वो लास्ट में वो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जो हैं कार्ब एनाइनों का स्थायित्व बढ़ाते हैं और देने वाले समूह घटाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समानुपाती हो जाएगी किसके, कार्ब एनाइनों के स्थायित्व के, क्योंकि कार्बोकेटाइनों के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और यहाँ प्रतिशत S लक्षण वो है व्युत्क्रमानुपाती है कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व के, तो समानुपाती हो जाएगा कार्ब एनाइनों के स्थायित्व के। 50% S लक्षण, 33% और 25%, ठीक। तो इसका स्थायित्व है कार्ब एनाइन का सबसे ज़्यादा, फिर इसका कम, फिर सबसे कम, तो हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ स्थायित्व, ठीक। और प्रतिशत S लक्षण समानुपाती होगा कार्ब एनाइन के स्थायित्व, जितना ज़्यादा स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें कैसे पता लगाते हैं, तो sp संकरण में 50 जिसमें S लक्षण ज़्यादा उसकी विद्युत ऋणता भी ज़्यादा। क्यों? प्रतिशत S लक्षण का मतलब S कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन, और S कक्षक नाभिक के सबसे पास होता है S, फिर P, फिर D और फिर F, तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स नाभिक का S पर सबसे ज़्यादा लगता है, इसलिए S की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होगी। तो S की नाभिक के पास होने के कारण विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, जिसमें S लक्षण ज़्यादा होंगे उसमें विद्युत ऋणता भी उसकी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समानुपाती कार्ब एनाइन का स्थायित्व है और प्रतिशत S लक्षण भी समानुपाती होगा किसके, कार्ब एनाइनों के स्थायित्व की। ये तो बात हुई कार्ब एनाइनों और कार्बोकेटाइनों के स्थायित्व की। और अगली क्लास में अपन देखेंगे कार्बोनिल यौगिक जो है उनकी क्रियाशीलता को +I और -I इफेक्ट कैसे प्रभावित करते हैं।